कोई आम आदमी कैसे समझ सकता है कि उसको पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला, इन तीनों में थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर दीजिए आप? देखिए पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला तीनों ही प्रकार की जो बीमारियां हैं वो एनोरेक्टल रीजन की होती है। और बेसिकली अगर हम पाइल्स को देखें तो आमतौर पर जो सिम्टम्स समझ में आते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट अक्सर बताता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है। और वहाँ पर जो है स्टूल पास करने के दौरान या स्टूल पास करने के पश्चात उसको ब्लीडिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और साथ में जलन भी हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एनल रीजन में जो है मस्से दिखाई देते हैं या मस्से महसूस होते हैं, तो वो भी एक तरीके से इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये पाइल्स हैं। वहीं पर अगर हम फिजियो की बात करें तो फिजियो भी एनल रीजन में अगर स्किन क्रैक्स आ गए हैं, तो क्रैक्स आने की वजह से पेशेंट जब भी स्टूल पास करता है तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। सिटिंग वाली पोजीशन में उसको ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आ सकती है। इसमें भी ब्लीडिंग जैसे फीचर्स रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये फिजियो की हुई। और वहीं पर अगर हम फिस्टुला के बारे में समझें तो फिस्टुला एक्चुअली ये एक ऐसी अननेचुरल ओपनिंग होती है एनल के साइड में, जहाँ पर से पस या ब्लडी डिस्चार्ज आता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। इसमें भी दर्द की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को बैठने में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। लगातार या कई बार ऐसा कि काफ़ी समय तक उसमें से, उस ओपनिंग में से उसको पेन महसूस हो सकता है। तो ये आम तौर पे हम इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर में क्या अंतर है। मैम जैसे अगर किसी को पाइल्स है, तो क्या बिना सर्जरी के उसकी पाइल्स ठीक हो सकती है होम्योपैथी में या किसी अदर पैथीज़ में कैसे भी? बिल्कुल, कि जैसे पाइल्स है, पाइल्स में आम तौर पे यूजुअली लोग चले जाते हैं इलाज के लिए, और जहाँ वहाँ पर वो कई बार रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए। लेकिन जब वो होम्योपैथी में आता है तो होम्योपैथी में एक एडिशनल एडवांटेज है कि इन सिम्पटम्स को असेस करके उसकी प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद में उसमें कौन-कौन से ऐसे कारक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको ये पाइल्स हुआ है। जैसे कि अगर आमतौर पे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें जो पाइल्स में जो स्थिति होती है कि उसके जो रेक्टल या एनल ब्लड वेसल्स होते हैं तो उसके वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेनिंग होती है और जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो है सिम्प्टोमेटोलॉजिकली उन चीज़ों को असेस करके उसको प्रॉपर एडवाइस देके, मेडिसिन देके उसको ठीक किया जा सकता है। इवन कई बार बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं और उसमें कई पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी से बच भी जाते हैं। इवन कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी सर्जरी करा चुके होते हैं और फिर से उन्हें दोबारा हो जाता है, तो होम्योपैथी में उस उससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हुआ और उनका रिकरेंस भी जो है वो नहीं हुआ। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है होम्योपैथी में। मैम अगर किसी को स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो ये सिचुएशन क्या इमरजेंसी है? होम्योपैथी में इसका इलाज हो सकता है या उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए? देखें कि अगर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली जब अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ये किसी भी वजह से हो सकती है, ये किसी इंजरी की वजह से हो सकती है या उसकी जो हेमरेजिक टेंडेंसी है उसकी वजह से हो सकती है, तो हमें कारण ज़रूर से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि ये किस वजह से हो रही है। लेकिन हाँ, अगर पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, स्ट्रेन करने पे ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल पास करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है और पास्ट में अगर पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री रही है कि उसको पाइल्स है, तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से केस एनालिसिस करके उसको मेडिसिन दे सकते हैं। इवन होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो हेमरेजेस को, जो एक लिमिटेड ब्लीडिंग है उन हेमरेजेस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हाँ, किसी इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफ़र किया जाना चाहिए, जिससे कि उसको तुरंत इलाज मिल सके। मैम पाइल्स का और कॉन्स्टिपेशन का कोई कनेक्शन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन का डेफ़िनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, वो बेसिकली एक लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, खान-पान में मोटे अनाज हम कम सेवन करते हैं, रिफ़ाइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन बच्चों के केसेस में भी आप देख रहे हैं कि वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, डब्बा बंद फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसमें मैदे इत्यादि का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो जो उसके ब्लड वेसल्स हैं, रेक्टल या एनल ब्लड वेसल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग इत्यादि होती है, जो कि पाइल्स के रूप में नज़र आती है। तो डेफ़िनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो कौन से लोग हैं जिनको पाइल्स या फिसल होने की ज़्यादा संभावना रहती है? देखें कि पाइल्स और फिशर्स आमतौर पे ऐसे लोगों को होते हैं कि जिसमें कि जैसे मैंने एक बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ कि फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह कम हुई, फाइबर्स का कम इस्तेमाल हुआ, पानी का सेवन जो कम करते हैं। इसके साथ-साथ में कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं जिसमें कि ये पाइल्स या हो जाते हैं। विशेष तौर पे अगर हम पाइल्स की बात करें, तो इसमें जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ये जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कई बार किसी को डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये एक इस तरह के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं फॉर डेवलपिंग द पाइल्स। फिशर्स में भी इस तरह के जो उनके स्किन में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो ऑब्वियस ये कॉन्स्टिपेशन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बाकी दूसरे अदर इन्फ्लेमेशंस वगैरह भी कारण हो सकते हैं फिशर्स के। एक्सटर्नल मस्से जो बाहर निकले हुए मस्से होते हैं, वो क्यों होते हैं? और उनको अगर ठीक करना है तो होम्योपैथी में या फिर कैसे उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए? देखें, जो एक्सटर्नल मस्से होते हैं वो पाइल्स का एक प्रकार होते हैं। पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल पाइल्स होते हैं और एक एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। इंटरनल पाइल्स में रेक्टम भी इन्वॉल्व होता है और जहाँ तक बाहरी वाले मस्से होते हैं, इसमें एनल रीजन जो है उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, स्ट्रेन होने की वजह से, या ऐसे लोग जो कि वॉशरूम में जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उस क्लोज़ेट पर बैठे रहते हैं, तो इस कंडीशन में जो है वो पाइल्स ज़्यादा होते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स के रूप में भी वो नज़र आ सकते हैं। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ-साथ में कुछ विशेष चीज़ें भी हैं जो एडवाइजेबल होती हैं, कि जैसे कि सपोज़ वार्म सिड्स बाथ जो होता है, गर्म पानी में पेशेंट को बैठने के लिए कहा जाता है, उससे उसको आराम मिलता है। जहाँ तक होम्योपैथी की बात करें, तो होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि एक्सटर्नल पाइल्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करती हैं, जिनमें से एलोज़ हैं, जिसमें कि पाइल्स जो होते हैं ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे बंच ऑफ क्रैब्स है, तो नीले रंग के होते हैं। वहीं पर अगर हम साइकोटिक मैनिफेस्टेशन में देखेंगे, तो थूज़ा भी एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें कि मस्से नज़र में आते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स के रूप में देखा जाता है। एंटीमक्रूड भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि एक्सटर्नल पाइल्स के रूप में आपको नज़र आ सकता है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छी हैं इस तरह के एक्सटर्नल पाइल्स को ठीक करने के लिए। मैम अगर किसी को पाइल्स, फिसल, फिस्टुला इनमें से कोई दिक्कत है, तो उसको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए खाने में और क्या कौन-सी डाइट है जो उसको लेनी चाहिए? जो फूड अवॉइडेंस है बेसिकली, तो फूड अवॉइडेंस में जैसे कि अभी आपको बताया है कि कॉन्स्टिपेशन एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें कि फाइबर की कमी होती है, जैसे कि मैदा है, तो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें मैदे से बनती है, जिसमें कचौरी होता है, समोसा होता है, या वेस्टर्न फूड होता है कि जिसमें कि अगर आप देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनमें पैनकेक्स होते हैं जिसमें मैदे का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यंग जनरेशन उसके ऊपर काफ़ी फ़ोकस करती है। फिर साथ ही में ये होता है कि कई बार पानी की कमी रहती है, तो पानी जो है वो भी सफ़िशिएंट मात्रा में लेना चाहिए। फिर अगर जो हम फूड देखेंगे कि किस तरह के फूड का सेवन करना चाहिए, तो सबसे पहले आप फाइबर रिच फूड का सेवन करिए। फाइबर रिच का मतलब होता है कि आप जैसे गेहूँ का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें चोकर
सहित उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि, जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिसे हम आम तौर पे मिलेट्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट आजकल इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो इन मिलेट्स का भी इस्तेमाल जो है वो फाइबर की मात्रा बढ़ाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, रेशे वाले फूड होते हैं जैसे कि चना होता है, उसमें भी फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइबर की मात्रा वाले होते हैं, जिसमें पपीता इत्यादि है, उसका सेवन कर सकते हैं। फिर ये जो बेसिकली ये जो फूड है, इवन इन जैसे बीन्स होते हैं, जैसे सेम फली हो गई, बरबटी जिसे हम बोला जाता है, तो इनका भी इस्तेमाल, क्योंकि इनमें फाइबर रिच होती हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करने से आप उनसे मुक्त हो सकते हैं, यानी इस तरह की कंप्लेंट्स आपको नहीं होगी। जो स्पाइसी फूड होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीखे मिर्च मसाले वाला जो भोजन है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी जो पाइल्स वाली प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा एग्रवेट हो गई या बढ़ गई जब उन्होंने इस तरह के स्पाइसी फूड इत्यादि का सेवन कर लिया। कई बार स्थितियाँ होती हैं कि ज़्यादा देर टॉयलेट्स में बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेनिंग बढ़ाता है और स्ट्रेनिंग की वजह से ये कंप्लेंट्स आमतौर पे आती हैं। और जब भी प्रेगनेंसी के दौरान भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें फूड के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फाइबर रिच फूड का सेवन करना चाहिए, पानी की मात्रा सफिशिएंट रखना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस लेके आप इनसे बच सकते हैं, और अगर आपको हो गया है तो इससे आप जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको पाइल्स होता है तो क्या बच्चे पे कोई इफेक्ट आता है? और अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो अगर बच्चे को फीडिंग करवा ले, उस ड्यूरेशन में उसको पाइल्स वगैरह है या फिसल है, तो क्या फीडिंग के दौरान बच्चे में कुछ इफेक्ट आता है इससे? देखिए, इस तरह का ये एक जो बीमारी है वो बेसिकली स्ट्रेनस जो कंडीशन होती है उसकी वजह से आती है। तो इसमें चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो बच्चे पर इस तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। और अगर उससे डिलीवरी हो गई है, तो फीडिंग के दौरान भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है। मैम तो क्या ये आनुवांशिक होता है, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को है तो वो बच्चों में भी आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट में अगर हिस्ट्री देखी है, तो उसमें बच्चों में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो किया जाए, तो ये जो सिचुएशन है, वो आम तौर पे नहीं आती है। कई लोगों को बाल-बाल फिसल हो जाता है, बाल-बाल पाइल्स हो जाता है, वो ऑपरेशन वगैरह भी करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, पर उनको बार-बार हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है और क्या परमानेंट इसका क्योर हो सकता है? देखें, जब बार-बार अगर किसी को एक ही तरह की समस्या होती चली जा रही है पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के लिए, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली जैसे पाइल्स के केसेस में है, तो लाइफ़स्टाइल उसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर लें, फाइबर्स की मात्रा बढ़ा लें, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें, इनटेक जो है हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छी रहें, तो इसमें आम तौर पे से ये रेपिटेशन के चांसेस नहीं होते हैं। फिशर फिस्टुला में ये हो सकता है कि कुछ ऐसे इंटरनल इन्फ्लेमेशंस वगैरह के ज़्यादा हो जा रहे हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उसको बेसिकली उन केसेस में, फिशर फिस्टुला के केसेस में अपनी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर लेना चाहिए। और खान पान, लाइफ स्टाइल, प्रॉपर नींद, ये सारी चीज़ें इस इम्यूनिटी को प्रॉपर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो इनको अडॉप्ट करते हुए अपनी समस्या को कम कर सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उससे दूर रह सकता है। वीनस कंजेशन क्या होता है और होम्योपैथी में ये कैसे काम करता है? कैसे होम्योपैथी इस पे वर्क करती है? देखो, वेनस कंजेशन जब वेन्स वगैरह में ब्लडी रश ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये वेनस कंजेशन को जन्म देती है। तो यहाँ पर जो है होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि वेनस कंजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि मैंने बताया, एलोज़ है, जो एस्कुलस है, या फिर एथूज़ा सैनेपियम है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, पियोनिया है, रतनिया है, इवन थूज़ा जैसी मेडिसिन्स होती हैं। तो ये सारे के सारे जो वेनस
वेनस कंजेशंस वाली सिचुएशंस होती हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसमें एक और विशेष मेडिसिन है जिसका नाम लेना चाहूँगी, ये हेमामेलिस है। तो कई बार आप देखते हैं कि वेनस कंजेशन में जो है उसके कारण से फिर फ्रिक्शन होता है स्टूल की वजह से और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। तो इन केसेस में हेमामेलिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि इस वेनस कंजेशन को कम करके ब्लीडिंग भी रोक देती है। किसी को पाइल्स में फिसल वगैरह हुआ है तो डॉक्टर उसको गर्म पानी में बैठने को सजेस्ट करता है। ये गर्म पानी कैसे उसको हेल्प करता है पेन रिलीफ में? ये जो एक है नॉर्मल सा सजेशन होता है और पाइल्स में जो पेन एक्सेसिव होता है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये जो एक तरह की सिकाई होती है जो कि पेन्स के सेंसेशन को कम कर देती है और उसके जो इन्फ्लेमेशंस हैं उनको भी कम करती है और इससे पेशेंट को दर्द इत्यादि में राहत मिल जाती है। मैम, पोर्टल हाइपरटेंशन और पाइल्स का क्या कनेक्शन है? देखिए, जब भी पोर्टल वेन्स होती हैं उसमें कंजेशन बढ़ता है तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन की तरीके से लिया जाता है और इसमें जो है वो पोर्टल कंजेशन में होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें सिम्टोमेटिक आधार पर अगर इस मेडिसिन को दिया जाए तो वहाँ पर इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। जैसे पोडोफाइलम है जो कि पोर्टल कंजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है और इससे रिलेटेड जब इसके सिम्टम्स से रिलेटेड जब सिम्टम्स पाइल्स के केसेस में देखे जाते हैं तो वहाँ पर ये पोर्टल कंजेशन को रिलीव करके पाइल्स वाली सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। हेमामेलिस और एस्कुलस का पाइल्स में काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है, तो आप थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए इनमें कि कब कौन सी मेडिसिन जाती है पाइल्स या फिसल इन सबके केसेस में? जैसे कि मैंने बताया कि हेमामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है कि जो कि हेमरेजिक डायथिसिस के लिए दी जाती है। जब हेमरेजेस होते हैं जैसे पाइल्स के केसेस में जब वेनस कंजेशन हो गया, वेनस कंजेशन के बाद में उसमें से ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग जब फर्स्ट सिम्पटम के रूप में आती है तो वहाँ पर हम हेमामेलिस का सेवन करने के लिए देते हैं। तो इस ब्लीडिंग के साथ में जब बहुत ज़्यादा पेन भी होता है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एस्कुलस को देखेंगे तो एस्कुलस में एक जो सिम्पटम आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेशेंट को जो रेक्टम होता है उसमें पाइल्स के केसेस में बहुत ज़्यादा फुलनेस महसूस होती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा भरा भरा है। उसको ऐसा फील आता है कि जैसे उसके रेक्टम में या एनस में बहुत सारे स्टिक्स होते हैं उसको भर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर हम इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कब हेमामेलिस देना है और कब एस्कुलस देना है। दोनों ही मेडिसिन्स हेमरॉइड्स के लिए, पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। मैम, अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो वो ऐसा क्या करे कि उसके पेरेंट्स को अगर बवासीर वगैरह कुछ हो रखा है तो उसमें वो सिम्टम ना आए, वो कैसे बच सकता है? देखिए, अगर सिटिंग जॉब होती है आजकल हम देख रहे हैं जैसे आईटी सेक्टर है या कई जगह के जैसे कोई बैंक वाले उसमें भी काम करता है और उसको एक ही जगह पर बैठ के काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह कम हो जाती है और ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होना इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है गट हेल्थ से भी। तो जब प्रॉपर्ली मूवमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और एक ही जगह पर व्यक्ति बैठ के काम कर रहा है तो जो गट हेल्थ है वो प्रभावित होती है और कई बार कॉन्स्टिपेशन इनमें देखा जाता है। तो पेशेंट के लिए यूजुअली एडवाइजेबल है कि आप जो हैं इस टाइम में ऐसा 1 घंटे में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा मूवमेंट कर लें सो दैट जो फूड होता है वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली हो जाए और साथ ही में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अच्छा बना रहे। फिर साथ ही साथ में उनको फूड के रिगार्डिंग भी एडवाइस दी जाती है कि भई आप अपना जो फूड लेके आए या जो लंच लेके आएँ उसमें प्रॉपर मात्रा में आप फाइबर रिच फूड लें, यानी कि आप जैसे चपातीज़ बनवाते हैं तो रिफाइंड फ्लोर की मत बनवाएँ। उसके साथ में वो जो मिक्स रोटी होती है जिसमें चना मिक्स किया जा सकता है या मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा इत्यादि साथ में मिलाया जाए, तो इस तरीके से वो फाइबर को बढ़ा सकते हैं। फिर साथ में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, बीन्स वगैरह इत्यादि लें जिसमें फाइबर रिच फूड होता है। टाइम से अपना खाना खाएँ, खाना खाने के बाद में थोड़ा टहल लें, तो ये सारी चीज़ें उनको जो है पाइल्स की समस्या से दूर रख सकती हैं। पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा करें क्योंकि डाइजेशन में पानी का भी काफ़ी अच्छा